कि बिजनेस क्या करता है, अपने पूरे जो टर्न्योर होता है, जो पीरियड होता है, उसको शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड कर लेता है, शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड कर लेता है, शॉर्ट टेन्योर्स में डिवाइड कर लेता है, टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर लेता है. एंड दैट शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, दैट शॉर्ट टाइम स्पैन इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है इट इज ऑफ 12 months, दैट इज 1 year. हम 1 साल के बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एंड हम उसके बाद अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ तो कोई भी अगर मुझसे पूछ रहा है कि आपको 2012 में क्या प्रॉफिट हुआ था, तो मैं 2012 के अकाउंट्स निकाल के आराम से दिखा सकती हूँ. तो जनरली जो 12 months का टेन्योर होता है बेटा, इट कैन बी फ्रॉम 1st January टू 31st December. इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर. एंड इट कैन बी फ्रॉम 1st April to 31st March of the next year, and this is known as the financial year. तो दो तरीके से हो सकता है आपका अकाउंटिंग पीरियड. इट इज ऑफ 12 months. Then it can be from 1st January to 31st December, and it can be from 1st April to 31st March. जनवरी वाला जो होता है दैट इज कैलेंडर ईयर एंड अप्रैल वाला इज फाइनेंशियल ईयर. जनरली जो बिजनेसेस होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्टेट्स? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड. सबको सब कुछ पता होना चाहिए. मीन्स किसको पता होना चाहिए? वो सब पार्टीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं. ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज शुड बी नोइंग एवरीथिंग. तो एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय द बिजनेस. These two principles can be combined, that is principle of full disclosure and principle of materiality. ये क्या कहते हैं दोनों principles? कि everything should be disclosed, but irrelevant should not be disclosed. Everything should be disclosed, but irrelevant should not be disclosed. Means that should be disclosed which is relevant for the users of accounting. जो आपके बिजनेस के रिलेटेड पार्टीज हैं उनके लिए जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, ओनली दैट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड फुल्ली. उसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए. इफ मैं किसी पार्टी का इन्वेस्टर हूँ, किसी बिजनेस में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने का पूरा हक है. तो दैट शुड बी डिस्क्लोज एंड दैट इज ओनली मटेरियल टू मी. वो अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रही है मुझे इससे मतलब नहीं है. तो दैट पॉइंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू मी. तो ओनली दैट मच इंफॉर्मेशन दैट शुड बी डिस्क्लोज विच इज रेलिवेंट to the interested party. Then our next principle is principle of prudence. Principle of prudence क्या है बेटा? Principle of prudence इसको हम principle of conservatism भी बोलते हैं. Principle of prudence states that कि future के जो भी prospective losses होते हैं उनको हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के जो भी आपको लगता है प्रॉफिट्स होंगे वो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए. आपको लॉसेस को कंजर्व करके चलना चाहिए, बट प्रॉफिट शुड नॉट बी कंजर्व. दैट मीन्स कि आपको अगर लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड. बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में ये प्रॉफिट्स होंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग तभी होनी चाहिए जब वो प्रॉफिट होगा. पहले से उसकी रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते. इससे ये क्यों करते हैं? ताकि एक फर्म की रियल पिक्चर लोगों के सामने रहे. देन The next is principle of historical cost. इसको ये asset से related principle है. यहाँ पर historical cost का मतलब है कि वो cost जिस पर हमने asset को purchase किया है. अब हमने asset जब purchase करे तो definitely हमने कुछ expenses भी किए होंगे उस asset पर, तो वो सब expenses मिलाकर उसकी cost बनती है and that cost is known as historical cost. तो प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है कि जितने भी असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होना चाहिए. हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि दैट कॉस्ट ऑन विच द असेट इज परचेज्ड प्लस ऑल द एडिशनल एक्सपेंसेस विच आर डन ऑन द असेट. देन मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी रेवेन्यूज हो रहे हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो दोनों टैली होने चाहिए. मींस जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं फर्म में, चाहे उनको पे किया हो चाहे ना किया हो, या रेवेन्यूज रिसीव किए हो चाहे नहीं किए हो,
ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर हो रहे हैं, वो उस साल से रिलेटेड हैं, तो वो उसी ईयर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ये बताता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, like all those expenses and all those revenues which are related to a particular year should be recorded in that particular year only. It is not relevant that whether they are received or not and whether we have paid for that or not. Clear? Then the next principle is dual aspect principle. ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बच्चे क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। मीन्स किसी भी एक ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन टू साइड्स, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। एंड इसमें जो अमाउंट होगा दैट विल बी सेम फॉर बोथ द साइड्स। जितना डेबिट में आया है उतना ही क्रेडिट में आएगा, देन ओनली आपकी जो चीज़ें हैं वो मैच कर पाएंगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है कि देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। देन आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बच्चे ये बोलता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, revenue should be recognized in the period in which they are earned. जब आपने earn किया है तभी आपको उसको लिखना चाहिए, like it was in the matching principle, कि जब आपने उसको earn किया है तभी आपको उसको लिखना चाहिए, चाहे आपने receive किया हो या नहीं किया हो। And the last is verifiable objective principle. It is कि there should not be any personal biasness in doing accounting. It should be without biasness, it should be error free and it should be clean, no fraud should be there. So verifiable objective states that the accounting should not be affected by personal biasness.